उस समय के विकास, रायपुर का कितना विकास हो पाया, और जब अब देखते हैं आप कि कितना कुछ बदला है, तो क्या लगता है आप तुलना करते हैं तो? केवल एक उदाहरण देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा जी। 2024 में ऐसा क्या हुआ कि आपको टिकट नहीं मिल पाया? ऐसा नहीं है। 2019 में जब मुझको सांसद का टिकट मिला, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डर था कि या फिर ऐसा इस बार टक्कर मिला था जिसकी वजह से जो सिटिंग एमएलए और मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उनको टिकट दिया गया? नहीं, खाली मैदान था। आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री और सामान्य और ओबीसी से डिप्टी सीएम, क्या ये रणनीति थी बीजेपी की चुनाव को लेकर? देखो, योग्यता के आधार पर जो है विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं। क्या सच में इस बार अगर बीजेपी जीत कर आती है तो संविधान खतरे में होगी? संविधान का सौगंध खाके प्रधानमंत्री जी ने वहाँ प्रवेश। राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, दोनों कितना प्रभाव पड़े? पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे हैं, भारत कहाँ जोड़ेंगे? सर, राजनीतिक चर्चा पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वैसे तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन है जो आपको नहीं जानते होंगे, फिर भी सर हमारे दर्शकों के लिए संक्षेप में अपने बारे में, कैसे आप राजनीति में आए, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर। देखिए, मैं छात्र राजनीति से आगे बढ़ा। दुर्गा महाविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष बना, विद्यार्थी परिषद के महीनों से, और 79 से मैं विद्यार्थी परिषद का काम कर रहा था। उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी जो है उसका निर्माण हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझको अध्यक्ष रहते हुए ही भारतीय जनता पार्टी में सीधा शामिल कर दिया। और पार्टी में काम करते करते जो है जिले में लगभग सभी पदों में अनेक बार मैं रहा, और फिर उसके बाद मैं पार्षद बना। पार्षद बनने के बाद सभापति बना, और नगर निगम में सार्वजनिक जीवन में काम करने का अवसर मिला जी। और उसी बीच में महापौर बना, और फिर उसके बाद फिर महापौर बना जी। और उस दरमियान जो है, ये 4 से 10 के बीच की बात है ये। 2 बार महापौर बना जी। और उस दरमियान मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था 2005-2010, कैसा हमारा रायपुर दिखना चाहिए, और एक विकसित गांव के रूप में हमको विरासत में रायपुर मिला था। उसी समय छत्तीसगढ़ राज्य भी बन गया था जी। 99 में पार्षद बना, 2001 नवंबर 2000 के छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर विकास की अनेक संभावनाएं थी। यहाँ पर सड़क जो है, एक आध दो सड़क थी जो 60-70 फीट की थी, बाकी सड़कें नहीं थी। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, पानी नहीं था, सफाई का कोई माई बाप नहीं था, और इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की यहाँ पर चीज़ नहीं थी। उसको एक राजधानी का आकार देना, ये मेरे सामने एक बहुत बड़ा चुनौती था कि एक राजधानी का आकार देना। एक धुन के अंदर में मैंने तय किया कि इस कुर्सी में बैठकर मैं ईमानदारी के साथ में इस शहर की सेवा करूँगा, क्योंकि इस धरती में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं ईमानदारी से विकास के माध्यम से इसका कर चुकाऊँगा। और इस ध्येय को लेकर जब मैं आगे बढ़ा, ईश्वर की दया से सफलता मिली, और उस दरमियान मैंने हजारों मकान, हजारों दुकान तोड़ा, लेकिन किसी को बेघर और बेरोजगार नहीं किया। पहले मैंने दुकान बनाया, मकान बनाया, और उसके बाद में मैं शिफ्ट हुआ। शिफ्ट करने के बाद में मैंने विकास प्रारंभ किया, ताकि जो है एक गरीब आदमी है उसके साथ न्याय होना चाहिए। उसको बेघर करके हम विकास करेंगे, वो विकास हमारे काम नहीं आएगा। तो उसको ध्यान में रखकर मैंने आगे बढ़कर जो है इसको किया। उस दरमियान किसी ने कल्पना नहीं की थी, जेल रोड से मैंने प्रारंभ किया था चौड़ीकरण का काम, और जेल चौड़ा हुआ, जेल के अंदर से सड़क निकल गई, आपके गौरवपन बना, वहाँ पर चौड़ी सड़कें बनी। ऐसी दर्जनों सड़कों को चौड़ीकरण करके जो है एक राजधानी का आकार देने का प्रयास किया था। मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर मैंने काम नहीं कर पाया। तो आज वहाँ पर उसी दरमियान में मैंने कोशिश किया था कि इस शहर को जो है हम झुग्गी मुक्त करें, और उसके लिए
लगभग जो है हमने 392 करोड़ रुपया जो है JRM के अंदर में लाया था, उसका कास्ट प्रारंभ किया था। उसमें हम ठीक है। उस समय मैं महापौर था, और जब मैं महापौर के रूप में फिर उसी दरमियान लगभग 400 करोड़ रुपए का बृहद पेयजल योजना चालू किया, 32 टंकी बना दिया, वेजिंग लाइन बिछा दिया, वहाँ पर रॉ वाटर सेंटर बन गया, फिल्टर प्लांट बन गया, और केवल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाना था। उसमें 113 करोड़ रुपया मैं छोड़कर मेरा महापौर का कार्यकाल समाप्त हुआ था। लेकिन दुख है मुझको इस बात का, टेंडर खेल के समय को जो है लोगों ने गंवाया, और उसका परिणाम यह हुआ कि वो बढ़कर जो है वो 450 करोड़ हो गया। सौभाग्य से एक सांसद के रूप में जब मैं बैठा तो अर्बन में स्टैंडिंग कमेटी में प्रधानमंत्री जी ने मुझको लिया, और उसके अंदर में मैंने अमृत मिशन में इस शहर के लिए 450-500 करोड़ रुपया लाया, जिससे अब जाकर जो है लोगों को जो है आने वाले समय में 24 घंटा पानी मिलेगा। नियत साफ हो गए तो मिलेगा, क्योंकि अब एड करने का काम भी जो है वो मेरे हिस्से में था भगवान की दया से, तो उसको भी मैंने कर डाला। और इस कालखंड के अंदर में 3-4 काम जो है वो मुझको अच्छे लगे। एक काम जो है, इस शहर के अंदर में ट्रैफिक सिग्नल नहीं हुआ करता था, जय स्तंभ में रस्सी बांध कर ट्रैफिक रोकते थे, और जब मैंने फैसला किया कि यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगना चाहिए, लोग हंसते थे मेरे ऊपर, और रुकेगा। इसके लिए पैसे का सरकार के पास में प्रावधान नहीं था। मैंने प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर में ट्रैफिक सिग्नल लगाया, लोग उठना चालू हुए, और आज ये शहर के अंदर में आम हो गया। कोई नहीं जानता कि 2006 में पहली बार इस शहर के अंदर में ट्रैफिक सिग्नल लगा। जब मैंने सोचा कि एक सस्ता परिवहन भी इस राजधानी के लिए जरूरत है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन उस समय में 75,000 से 1 लाख होती थी, अब तो 2-2.5 लाख होती है, तो उस पॉपुलेशन को किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो उसके लिए परिवहन बड़ा महंगा था। सिटी बस का प्राइवेट पार्टनरशिप में RCBL कंपनी बनाकर मैंने 40 सिटी बस से चालू किया था। JRM के अंतर्गत 100 सिटी बस और लेकर आया था। एक सस्ता परिवहन भी इस शहर को उपलब्ध होना चाहिए, और एक कोशिश किया कि जो हमारे उत्कल समाज के भाई लोग हैं, रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। उनके लिए मैंने कोशिश किया कि रिक्शे का मालिकाना हक देना, नंबर लिखवाना, नाम लिखवाना, 1 नहीं 2 वर्दी देना, एक पहचान कायम करना। जो वर्ग पसीना बहाता है कहीं ना कहीं उसकी पहचान होना चाहिए। तो एक सामाजिक सरोकार के अंतर्गत मैंने इस बात की कोशिश किया कि सभी क्षेत्र के अंदर, चाहे गार्डन हो, चाहे शमशान घाट हो, चाहे तालाब हो, जो क्षेत्र है उस सभी क्षेत्रों के अंदर में हमने केवल भाषण नहीं दिया, बोला नहीं, क्रियान्वित करके हम इस शहर को दिखाए। और उसका परिणाम हुआ कि सब लोग मिलकर, ये केवल सुनील सोनी के अकेले की उपलब्धि नहीं है, एक सामूहिक प्रयास को जो है मैंने कोशिश किया, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो चाहे निर्दलीय हो, और मिलकर हम सब लोग विकास करते हैं। और एक सिटेक संस्था बनाया था, सिटी टेक्निकल ग्रुप। ये उसी के माध्यम से, पूर्ण ज्ञानी नहीं, लेकिन वहाँ आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, आपके इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, ये सारे लोगों को मिलाकर आप सुझाव दो कि अपना शहर है कैसा होना चाहिए। तो उस आधार पर जो है अच्छे अच्छे लोग जो अपना स्थान रखते इस शहर के अंदर में, उनको लगा सुनील सोनी ईमानदारी से काम कर रहा है तो जुड़ के काम करना चाहिए। तो मेहरबानी है कि सब लोगों ने मिलकर अच्छे सुझाव दिए, उसको हमने धरातल पर उतारा। आज लगता है इस शहर के अंदर में कि उस समय की मेहनत जो है आज इस शहर को राजधानी का आकार दे दिया, एक सुंदर शहर बना। लेकिन दुख इस बात का है कि अर्बन कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी में रहने के बाद सैकड़ों करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी की लेना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की तो कल्पना थी कि एक कम से कम इस देश के अंदर में 100 शहर जो है वो ऐसे सुंदर बने, लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट विजन में
लॉन्ग टर्म विजन जो 30 साल 40 साल के लिए हो, और वो शहर में एक टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर बने जिससे बाहर के पर्यटक वहाँ पे आए। केवल भारत के अंदर में उसके पास में चॉइस रहे कि इस देश के अंदर में हम इस शहर में इस शहर में इस शहर में जा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उस पैसे की लूट हो गई। और एडवाइजरी कमेटी में मैं था, जितने सुझाव दिया उसको छोड़ के सारे काम हुए। इनकी सरकार थी, मेयर जो ढेबर थे वो पावरफुल थे, कमिश्नर उनके अंडर में काम करते थे, हमारे पास रास्ता नहीं था। और कमिश्नर दोहरे पद पर, वो स्मार्ट सिटी का सीओ भी बन गया, नगर निगम भी हो गया। तो इस मतलब कहना चाहिए इस रूप के अंदर में पैसे को लूटने में ये सफल हो गए। और शॉर्ट टर्म जो काम किया, मिनिमम शॉर्ट टर्म, चौक चौराहे के अंदर में लाखों करोड़ रुपये फूक दिए, बूढ़ा तालाब के अंदर में 30-35 करोड़ रुपये फूक दिए। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि वहाँ पर कहीं भी जा रहा है, कहीं स्टेचू खड़ा कर दिया, कहीं पे कुछ खड़ा कर दिया। तो ये इस शहर को टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला। इस पैसे के अंदर हम चाहते तो लॉन्ग टर्म इस शहर को हम आकार दे देते। जी, आपके परिवार में कोई राजनीतिक परिवेश में नहीं था, तो आप एक दिन राजनीति में आना चाहते हैं और इस मुकाम पर तक पहुंच जाएंगे? नहीं, पिताजी आरएसएस से जुड़े थे लगभग आज़ादी के अंतराल में, आज़ादी के थोड़ा पहले। तो उन्होंने जनसंघ के ज़माने में जो है, और उन्होंने कोई पद हासिल नहीं किया। एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने और जनसंघ में भी काम किया, जनता पार्टी में भी काम किया, और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उस समय उन्होंने अब उम्र हो गई बोले अब तो उन्होंने छोड़ा, तो मैं उसको पकड़ा दिया। तो मेरे पास में कोई चॉइस नहीं था पार्टी चॉइस करने का। मेरे पास में एक ही विकल्प था, भारतीय जनता पार्टी, जो मेरे पिताजी की इच्छा थी। तो मैं इस पार्टी में काम करना चालू किया, और काम करते करते, कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते जो है एक पार्षद से यहाँ तक पहुँच गया। हम सामान्य परिवार के थे और है, और अर्थ कमाना हमारा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। जिस दिन मैं मुझको लगेगा कि पैसा कमाना, दुकान में बैठ जाऊँगा। तो एक विजन के तहत राजनीति करने का अवसर मिला, क्योंकि मैंने पीछे पलट कर जब देखा तो 2 जोड़ी कपड़े के अंदर जब मेरे पिताजी 1 साल का समय निकाल सकते हैं, तो मैं तो बहुत बेहतर स्थिति में हूँ। तो इस अर्थ का, इस पैशन का जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, एक आवश्यकता है, और वो आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। तो कहीं दिक्कत नहीं है। गाड़ी में 4 पहिया चलाना नहीं जानता, 2 पहिया वाला आदमी हूँ, लेकिन ईश्वर की दया से सालों से मेरे को 4 पहिया मिल गया। और चाहे महापौर के रूप में हो, चाहे सभापति के रूप में हो, चाहे सांसद के रूप में हो, जब बीच में 4 पहिया नहीं रहता तो 2 पहिया में घूमना चालू कर देता हूँ। तो ये एक स्वाभाविक जिंदगी जीने का एक अलग आनंद है। और सीना तान कर सर उठाकर जीते हैं कि कहीं पर जाए तो कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। ये सुनील सोनी ने जब पद पे बैठा था तो आता नहीं था, या सुनील सोनी पद पे बैठा था तो हमसे पैसा लेके काम करता था। ये ईश्वर की दया है। इससे मैं बचकर रहा, और लोगों का प्यार और स्नेह बहुत मिला, और यहाँ तक पहुँचे इसमें कार्यकर्ताओं का परिश्रम। और मैं कहता हूँ परिश्रम की पराकाष्ठा, मेहनत, विश्वास कि कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, तो उसको लगा वो कार्यकर्ता को मैं कार्यकर्ता के लिए काम करता हूँ। और मैंने कभी भी अहंकार और घमंड और अपशब्द तो मैंने जीवन में किसी कार्यकर्ता को नहीं कहा। मैंने उसके साथ में हमेशा जो है कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की कोशिश किया, जिसका परिणाम है। और मैं कोई गुट में नहीं, सारे गुट के लोग जो है सब कार्यकर्ता मेरे अपने हैं। तो गाड़ी में बैठाना या बाहर भीड़ लगाना ये मेरा स्वभाव नहीं है। आज भी आप आए तो आपको एक आदमी बाहर नहीं दिखेगा। सर, लगभग ये 83 की बात होगी। उस समय आप दुर्ग कॉलेज में छात्र नेता थे। तब जब एक कार्यक्रम का समापन की बात आई तो अटल जी यहाँ आए हुए थे प्रवास में। तो आपने ये सोचा कि मुझे जो समापन का अंतिम उद्बोधन है वो अटल जी के साथ करना है, तो इसके लिए आप अपने पिताजी से भी लड़ गए थे? मेरा सौभाग्य है कि
पिताजी के कारण आए थे अटल जी, मेरे कारण नहीं आए थे। और उनको कहने पर वो आए कॉलेज के अंदर में, और सत्रांत समारोह में नहीं आए थे, वो रक्तदान समारोह में आए थे। मध्यकाल कालखंड के समय में अटल जी यहाँ पर आए थे, और अटल जी ने मुझको बहुत बड़ी सीख दी। उस समय में मैंने 3 मिनट के अपने स्वागत उद्बोधन के अंदर में मेरे मुंह से निकल गया कि वो इस बात को मैं सार्वजनिक बहुत बार कर चुका हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ, कि उस समय मेरे मुंह से निकल गया था कि उस समय के जो शिक्षा मंत्री आज दुनिया में नहीं है, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, वो गवर्नमेंट कॉलेज को जो है सम्मानित नारी की तरह देखते हैं, क्योंकि दुर्गा कॉलेज ऑटोनोमस था, प्राइवेट था, और प्राइवेट कॉलेज को वैश्य की तरह देखते हैं। ये शब्द मेरे मुंह से निकला था। अटल जी का भाषण हुआ, पिक भाषण था, सोई गिरा तो आवाज आती थी। उन्होंने भाषण के बाद में मुझको बुलाया, सुनील इधर आओ। मैं गया, बोले कितने छात्राएं बैठे थे? मैं बोला 100 सवा 100 अंदर थी सर, और बाहर में 200-250 थी। ये वैसे क्या होता है? तो उन्होंने 30-35 शब्द मेरे को हिंदी के बताए। दोहरा मापदंड अपनाते हैं, वो ऐसे अनेक 30-35 शब्द बताए, भेदभाव करते हैं। तो मुझको फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीति नहीं, किसी भी सार्वजनिक जीवन में शब्दों का बड़ा महत्व है। हिंदी बड़ी विरत भाषा है, उसको पढ़ना चाहिए, अच्छे शब्दों को पढ़ना चाहिए, और आपका बोला हुआ शब्द जो है वो आगे जाके दुनिया में क्या परिणाम लाएगा उसका एहसास होना चाहिए। तो सार्वजनिक जीवन के अंदर में शब्दों को तौल मोल कर बोले, अच्छे शब्दों का उपयोग करें। आरोप प्रत्यारोप के तरीके होते हैं, उसका ये अर्थ नहीं है कि आप आरोप प्रत्यारोप घृणित मानसिकता के तहत और गंदे शब्दों के तहत लगाए, उसके भी तरीके हो, उस सीखने पर मुझको मिला। और उस समय तो मृदमोहन अग्रवाल जी ने संचालन किया था उस कार्यक्रम का, जो है कोई प्रोफेसर तैयार नहीं हो रहा था, तो फिर मृदमोहन जी से मैंने कहा कि भैया संचालन करना है भाई। तो उस अटल जी के कार्यक्रम का संचालन भी मृदमोहन जी ने किया था। बृजमोहन जी के वो साथ मेरे आपकी पहले दोस्ती- छात्र नेता रहे थे, तो हम लोग साथ में थे। तो उसमें बृजमोहन जी ने उस समय संचालन किया, और फिर बाद में हम दोनों को अटल जी ने अच्छा बोला, ठीक है आगे बढ़ो और अच्छा काम करो, अच्छे शब्द का उपयोग। बृजमोहन जी और आपकी दोस्ती शुरू से ही रही है, जो अभी तक चल रही है? हाँ, कॉलेज जमाने से जो है हम मित्र हैं, इसको कोई दो मत नहीं है, और मित्रता थी, है और बनी रहेगी। मतभेद होते हैं, मनभेद कभी नहीं हुए, हम आपस में मिलकर इसको दूर कर लेते हैं। तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और लंबे समय के पुराने छात्र नेता भी हमारे अच्छे मित्र हैं, बहुत से लोग कांग्रेस के अंदर में हैं, वो भी हमारे मित्र हैं। तो मित्रता, पार्टी, संबंध, नीति रीति, ये सबको अलग अलग स्थान पर देखकर जो है, अगर आप राजनीति करते हैं तो कहना चाहिए कि अच्छा वातावरण हम दे सकते हैं आने वाली पीढ़ी को। अब आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा वातावरण दे सकते हैं कि दल अलग हो सकते हैं, हमारी नीति नीति अलग हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध जो है उसमें कटुता नहीं आनी चाहिए, वो पारदर्शी रहना चाहिए। तो ये भाव राजनीति में आना चाहिए। सर, आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पार्षद के रूप में की और सभापति रहे, 2 बार आप महापौर भी रहे, 19 में आप सांसद बने। तो जब आप महापौर थे उस समय के विकास, रायपुर का कितना विकास हो पाया, और जब आप अब देखते हैं आप कि कितना कुछ बदला है, तो क्या लगता है, आप तुलना करते हैं तो? केवल एक उदाहरण देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारे विकास मेरे बागखंड के अंदर में हुए थे। इन 15 सालों में शहर ठहर गया। उसका जीवंत उदाहरण आपके सामने है कि ताकियापारा तक के मैंने चौड़ीकरण किया था, वो आज सादा चौक तक के 15 साल 18 साल में भी पहुँच पाए। मात्र 200-250 मीटर है, वो 250 मीटर की यात्रा 15 साल में पूरा नहीं कर पाए।
कोई मैंने गवर्नमेंट के आधार पर मेरी सरकार है इसलिए मैं चौड़ीकरण किया, ये ऐसा नहीं था। मैं 70-30 में लोन लिया। मुझको लगता था कि वो सड़क चौड़ी होना चाहिए, शहर की आवश्यकता है, धुन के अंदर में चौड़ा कर दिया। लोगों ने साथ दिया, अपने मन से अपने मकान को तोड़ा। तो ये आपके अंदर इच्छा शक्ति होगा, ताकत होगा, काम करने के अंदर रुचि होगा, और जो बोल रहा है उसकी कितनी विश्वसनीयता है, ये जब तक कि आप कायम नहीं करोगे तब तक कि आप सफल नहीं हो सकते। कि दुनिया के अंदर में 2 चीजें रहेगी, मैं हमेशा कहता हूँ, विश्वास और ईमानदारी। अगर ये 2 चीजों को आपने आत्मसात कर लिया तो आप जीवन पर सफल नहीं हो सकते। अगर लूटना है और हर जगह आपको देखना है कभी सबको भी, तो आप या तो पैसा कमा लो या आप कमा लो या विकास कर लो। आप दोनों चीज नहीं कर सकते। जी 2019 में पहली बार आपको प्रत्याशी बनाया गया बीजेपी की ओर से, और रिकॉर्ड मत लगभग 3.5 लाख मतों से आप जीते हैं। 2024 में ऐसा क्या हुआ कि आपको टिकट नहीं मिल पाया? ऐसा नहीं है। 2029 में जब मुझको सांसद का टिकट मिला तो वो मेरे जीवन का सबसे आश्चर्यजनक क्षण था। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं सांसद का टिकट प्राप्त कर, मैं मैंने तक सोचता था। अचानक मुझको टिकट मिला, पार्टी की मेहरबानी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीर्वाद दिया। और अब तक नहीं था मेरे लिए कि आज इतना बड़ा चुनाव लड़ना। पार्टी हारी हुई थी, मेरे लोकसभा के अंदर में मात्र 2 विधायक थे, हमारे पास में सरकार नहीं थी, और उस विपरीत परिस्थिति के अंदर में चुनाव लड़ना, और मोदी जी के नाम पर आज मैं समझता हूं कि अभी तक के जो है सर्वाधिक लीड से रायपुर चुनाव सांसद के रूप में जीत गए। 3.5 लाख वोट से जनता ने खूब आशीर्वाद दिया, और पार्टी ने कभी भी मुझको खाली नहीं रखा। और आने वाले समय में जो होगा अच्छा होगा, कुछ बेहतरी के लिए होता है। तो मैंने इस चुनाव के अंदर भी ब्रिजमोहन जी का जो है, मैंने मन से काम किया, ईमानदारी के साथ काम किया, कहीं मेरी नाराजगी नहीं थी, क्योंकि जिस चीज को मैं प्राप्त कर चुका था तो अब उसके अंदर में मुझसे बेहतर कैंडिडेट है उनको मिल गया, मेरे से ज़्यादा अनुभवी है उनको दे दिए। क्या दिक्कत है उसके अंदर में? तो राजनीति में जो है आपके दायित्व बदलते रहते हैं। जी 2024 का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विकास उपाध्याय जी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डर था कि या फिर ऐसा इस बार टक्कर मिल रहा था जिसकी वजह से जो सिटिंग एमएलए और मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उनको टिकट दिया गया? नहीं, खाली मैदान था, और 5 लाख से ऊपर की लीड मिले, बहुत अनुकूल माहौल, 8 विधायक जीत गए हम रायपुर लोकसभा के अंदर। मोदी की गारंटी पूरा कर दिया विष्णुदेव साहित्य ने, कोई दिक्कत नहीं है। और सांसद के रूप में मेरा कार्यकाल 2 साल का कोविड होने के बाद भी मैंने बहुत काम किया, कहीं दुख नहीं है मुझको। तो उस कालखंड के अंदर में वह यात्रा मेरी चालू हुई, वहाँ टाटीवाल के फ्लाईओवर 119 करोड़ का मेरे समय में स्वीकृत हुआ, टेंडर हुआ, वह काम स्वीकृत हुआ, वो लोकार्पण की तरफ में सरोना एम्स स्टेशन को एम्स का 6वां नंबर गेट बना के जोड़ दिया। 2.5 किलोमीटर का सफर केवल अब 242 मीटर में कर सकते हो। आयतक ट्यूबनल विद फंडिंग लेकर आ गया। अब ऐसा छोटे से छोटा रेलवे स्टेशन जो है वो अमृत भारत में शामिल हो गया। आने वाले समय में एक अच्छा सभी स्टेशनों को मिल जाएगा। 480 करोड़ रुपया रायपुर रेलवे स्टेशन है, उससे अच्छा दिखेगा 2 साल के बाद में। आपको 800 करोड़ रुपए की सड़कें, जिसमें 250 करोड़ की सड़कों का लोकार्पण भी कर दिया मैंने। आपका एक भी फाटक ऐसा नहीं बचेगा जो अंडर ब्रिज फ्लाईओवर ना हो। तो एक काम करने का जो अवसर था, एक साथ साथ मैं गिनाऊंगा आपको, आधा घंटा लग जाएगा। ऐसा नहीं है, जहां अवसर मिला हमने काम किया।
मैंने कहा मैं स्मार्ट सिटी के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये लेके आया, लूट दिया अलग बात है। मैंने अपने शहर के लिए कभी पैसा की कमी हुई इस बात का मैं सोच के साथ नहीं बैठा था। और मैंने उबैद बघेल जी को एक बार नहीं कई बार कहा था कि सुलेन सोनी भारतीय जनता पार्टी का सांसद जरूर है, लेकिन क्षेत्र की योजना बनाने के लिए सांसद नहीं बनाओ, योजना लाने के लिए बनाओ, चाहे सरकार कैसी की हो। मेरा छत्तीसगढ़ है, मेरे लोग हैं, उसको क्षेत्र की योजना मिलना चाहिए। और 16 बार मैंने आवाज भी उठाया था संसद के अंदर, नया पुराना दोनों संसद में मैंने कहा था। तो एक जो भूमिका होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि महापौर मैंने गिनाया तो सांसद के रूप में मैंने समय खराब किया। कोविड काल खंड के अंदर में 400 बेड का 27 दिन में बड़ौदा बाजार में परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का अस्पताल बना के दिखाया प्राइवेट पार्टनरशिप से, 1 रुपया सरकार का नहीं। 120 बेड का ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाया, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया जन भागीदारी से। 10 एम्बुलेंस मैंने हर ब्लॉक में दे दिया था, अपने सांसद निधि को मैंने लगाया। ये कठिन समय है, इस समय में मेरे को खड़ा होना चाहिए। 18 दिन संक्रमित था, एडमिट था, उसको छोड़ दे तो मैं घर में 1 दिन नहीं बैठा। तो उस समय जनता मेरी जरूरत, वो चाहते थे कि जिसको वोट दिया वो दिखना चाहिए जनप्रतिनिधि, निकले थे हम सड़क पर, एहसान नहीं किया था और दायित्व था। और आने वाले समय के अंदर में रायपुर लोकसभा में अभी बहुत से काम बचे हैं और बहुत से स्वीकृति के कगार पर खड़े हैं। बृजमोहन जी के अनुभव के आधार पर, उनकी कार्यशैली के आधार पर एक मॉडल लोकसभा बन जाएगा रायपुर लोकसभा आने वाले समय। जी, मेरा अगला ही सवाल यही था सर। फिर भी जैसे कि केंद्र का चुनाव जो होता है वो राज्य के चुनाव से अलग होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि चूँकि आप 5 साल में सांसद के रूप में यहाँ रहे हैं, तो मुख्य अगर 3-4 ऐसे कुछ होंगे जो आप बता सकते कि ये मेरी बड़ी उपलब्धि रही है। मेरी उपलब्धि मैंने बताया था सांसद के रूप में, सांसद के रूप में इतना मैंने लेके आया, मैंने अभी उसी को आपसे कि ये सब जो काम किया उनमें कहना चाहिए कि 1.5-2 साल के अंदर, बाकी तो कोविड के अंदर निकल गया था, बाद में जिंदाबाद मुर्दाबाद था हमारा, सरकार लाना पड़ा। उसके बावजूद ये इतने काम जो हुए, आप भाटापारा में, अब आप कह रहे हैं तो और गिना देता हूँ, आप अगर आधा घंटा बढ़ाना है, आपका भाटापारा के अंदर क्रिटिकल हॉस्पिटल का भूमि पूजन कर दिया मैंने। एम्स के अंदर में क्रिटिकल हॉस्पिटल और बन रहा है जिसका केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई के द्वारा हमने भूमि पूजन कर दिया है। हमने भाटापारा रेलवे स्टेशन के अंदर में एक्सीलेटर, लिफ्ट हमने सब चालू कर दिया, डिस्प्ले उसका सबका लोकार्पण भी कर डाला है मैंने। तो ये हर क्षेत्र के अंदर देखेंगे, दुरंतो ट्रेन को यहाँ स्टॉपेज कराया, वंदे भारत चालू हुआ। अब ये आने वाले समय के अंदर में फास्ट ट्रेन जो है, अब ये पटरियाँ जो दुरुस्त होना था जिसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ को असुविधा हुई है, हम भी दुखी है। कई बार मिले थे रेल मंत्री से। आने वाला समय रेल के माध्यम जो है ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बेहतर रहने वाला जी। आपका एयरपोर्ट के अंदर में 956 फीटर हमने रनवे बढ़ा दी है, इंटरनेशनल बन जाएगा वो आने वाले। इमिग्रेशन ऑफिस लगभग स्वीकृत हो रही है। मैं जब याद करूँगा आपको, मेरे पास लिखा हुआ नहीं रहता मेरे को, और मैं बहुत ज़्यादा गुणगान करने का मेरा आदत नहीं है, और मैं काम करके निकल जाता हूँ चुपचाप। बहुत ज़्यादा छपे दिखे मेरे को, मेरे को याद भी नहीं रहता, कुछ धीरे धीरे याद आ रहा है। तो ये इतने काम है कि मैं जब सोचता हूँ कि मेरा कार्यकाल खराब नहीं था, अच्छा था और अच्छा हो सकता था। 2 साल कोविड में भी सेवा करने का अवसर मिला, इस पर उस कालखंड को मैं खराब नहीं मानता। वो एक कालखंड ऐसा मिला कि जिसके अंदर मैं मन से जो है मैंने सेवा किया, और मुझको लगा कि एम्स के माध्यम से मैं हजारों लोगों का इलाज करा पाया, हजारों लोगों का इलाज कराया। और आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि तौर पे आपके चैनल में कह रहा हूँ, पूरे लोकसभा के अंदर एक आदमी ऐसा नहीं मिल सकता कि जो बोले सुनील सोनी फोन नहीं उठाया। मैं सबका फोन उठाता हूँ, प्रयास करता हूँ, उसकी आवश्यकता होती है। कई बार एम्स के अंदर में बैठ नहीं रहते, हमको तकलीफ होती है, अरे क्या रास्ता नहीं है हमारे पास पर। जैसे कि अगर लोकसभा चुनाव में बृजमोहन जी जीत कर आते हैं तो उनकी जो सीट है रिक्त हो जाएगी, तो उसके लिए आप कहीं ना अपने आप को फिट देखते हैं? देखिए, अभी रिजल्ट निकलेगा 4 जून के। प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, उसके बाद पार्टी फैसला करेगी। ऐसा मेरे लिए जो होता अच्छा होता है बहुत अच्छा होता है।
ऐसा कभी चर्चा नहीं हुई कि जैसे कि आप खड़े हैं तो चलिए ठीक है मैं अपने देखो, दावेदारी वगैरह तो मैंने जीवन में कभी नहीं किया कि मैं आज कोई दावेदार बन जाऊंगा, नहीं। जो प्राप्त होता है अचानक अपने आप होता है, और खाली नहीं रहूंगा, अच्छा रहूंगा। विपक्ष का ये लगातार आरोप रहा है कि देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, तो जो मोदी सरकार है वो किस हिसाब से बोल रहे हैं कि देश का विकास हो रहा है? खाली कल्पना करिए कि कांग्रेस की सरकार रहती है और इस देश में कोविड आया था, क्या हालत होगी? लाशों पर ढेर हो जाता ये देश। लोकसभा में कहा था, उस कठिन कालखंड के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैक्ट वॉरियर जो डॉक्टर है, सफाई कर्मी है, नर्स है, पुलिस कर्मी है, उनके लिए थाली बजाओ, घट्टी बजाओ, ताली बजाओ, दिया जलाओ। कौन सा देश को पैसा लगा था भाई? लेकिन आपके ताली घट्टी थाली बजाने से फ्रंट वॉरियर खड़ा हो गया, उसके परिवार के लोगों ने कहा, डॉक्टर के बेटे ने कहा पापा देश को आपकी जरूरत है जाइए, नर्स की बेटी ने कहा मम्मी देश को आपकी जरूरत है जाइए, पुलिस कर्मी सड़क पर आया, सफाई कर्मी सड़क पर आया, खड़ा हो गया देश। ये वैक्सीन कम करके खत्म कर दी, एक नहीं 2 वैक्सीन बनाए, 225 करोड़ डोज इस देश के अंदर में लगे, मुफ्त में लगे। 140 देशों में हमने जीवन पर रक्षा दवा दिया, और 5 किलो मुफ्त में आने वाले 2029 तक के बनने वाला है। उस गरीब आदमी से पूछो अन्न की क्या कीमत है। एक तरफ सामाजिक सरोकार उस गरीब आदमी को खड़ा करना, प्रधानमंत्री स्वनिधि के माध्यम से उसको रोजगारी करना, ठेले वाले कुंचे वाले को, तो महंगाई विश्व का अगर पूरा देखेंगे, आंकड़ा देखेंगे, हम तो अब तो बहुत बेहतर स्थिति में खड़े। जहां बाजू के पाकिस्तान के अंदर में मर रहे हैं लोग, 250-300 रुपए किलो जो है वो चावल खरीद रहे हैं, गेहूं खरीद रहे हैं, आटा खरीद रहे हैं, 500 रुपए 600 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। आप कहां बात कर रहे हो? और देश के कौन सी भूमिका में कांग्रेस पार्टी का विपक्ष खड़ा रहा है? अपने आप को पता है कि वो आरोप लगाया थाली गट्टी से कोरोना भागेगा। अरे तो भागेगा क्या भागेगा? वो आदमी खड़ा हो रहा है भाई, जो भगाने वाला उसको खड़ा कर रहे हो। मतलब एक अजीब देश के अंदर में माहौल है कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं इसलिए ठीक नहीं कर रहे। और आज खुद अपने गिरेबान में झाँक के दिन महंगाई बढ़ रही तो तुम्हारा हाथ है, कांग्रेस का हाथ है इसके अंदर। एक बार ने 2 बार डीजल पेट्रोल का रेट अगर केंद्र अपने हिस्से से कम करती है तो आप चवन्नी कम नहीं कर सकते। और फिर कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल रेट बढ़ रहा है। संघीय प्रणाली के अंदर राज्य को भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। और दूसरी तरफ केंद्र से दिए जाने योजनाओं को जो है आप रोक के भ्रष्ट रास्ता बना लिए। तो ये सब नहीं होगा तो स्वाभाविक तौर पे कुछ अंतर तो आएगा इस देश के अंदर। इसका कारण कौन है? स्वयं कांग्रेस पार्टी, जो आरोप लगाने वाली पार्टी। हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल आरोप लगाएंगे, तो इससे देश आगे नहीं बढ़ रहा है। जी, एक और लगातार आरोप लगता रहा है बीजेपी के ऊपर कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो विपक्ष के उनके नेताओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जेल के अंदर डाल रहे हैं। किसको दबा रहे हैं? जिसके यहाँ से करोड़ों अरबों रुपये पकड़ा रहा है, नोटों के ढेर पकड़ा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को एक बार भी 10 बार बोले ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इस देश को राज्य और देश का पैसा लूटेगा वो जेल जाए। और सरकारी एजेंसियों का गठन ही उसी के लिए हुआ है भाई। और काय के लिए गठन हुआ है इनका? कि जो भ्रष्ट रास्ता अपनाते हैं उनको जेल में भेजो, उनके ऊपर में कार्रवाई करो। इसमें कौन किसको दबा रहा है? आप तो लूट रहे हो राज्यों के अंदर में पैसा, और लूट के अपने घर के अंदर रखे हो, प्रॉपर्टी खरीदे हो, तो जब्त होगा और उसी से विकास होगा। और कहाँ से विकास करेंगे हम? विकास के लिए पैसा आएगा कहाँ से? जब सब लूट के धन अगर कहीं पे एकत्र हो जाएगा तो बाजार में पैसा नहीं रहेगा, उसको बाजार में ला रहे हैं। तो राष्ट्रहित में काम करना है, इसमें आरोप की क्या बात है? अपने आप को ठीक कर लो।
कि आपके घर पे AD है, IT है, सब ना आए, इसकी व्यवस्था करो। हर कांग्रेसी के यहाँ तो नहीं जा रहा है और किसी दल के यहाँ तो नहीं जा रहा है। जो भ्रष्ट उन्हीं के यहाँ जा रहा है जिन्होंने लूटा है छत्तीसगढ़ में 2, 5, 10 लोग, तो वो जाएंगे जेल के अंदर। डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए इक्वल ग्राउंड, चाहे कोई पार्टी हो, उनको प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए कोई भी पार्टी हो, इक्वल ग्राउंड प्रोवाइड कराना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिलहाल ऐसा हालात लग रहा है, ऐसा आरोप भी लग रहे हैं विपक्ष की ओर से कि हमारे जितने भी बड़े नेता हैं वो सब के सब जेल के अंदर में, तो हम लोग चुनाव कैसे लड़े? हमारा जो फंडिंग है उसको रोक दिया गया है, IT द्वारा सीज कर दिया गया, तो हम लोग चुनाव प्रचार कैसे करें? तो अनफेयर है ये। कौन सा फंडिंग रोका? भारतीय जनता पार्टी किसी का पक्ष नहीं रोक सकती। और इतना प्रचार कर रहे हो, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, मास पैसा आ रहा है। अगर आपकी फंडिंग रुक गई, आपका अकाउंट अगर सील है, पार्टी का अकाउंट सील है, तो ये हजारों करोड़ रुपया विज्ञापन और ये आपके चुनाव कैसे लड़ रहे हो? इसका मतलब है आपको फंड में पैसा कम है और लोगों के पास ज्यादा है। तो ये अजीबोगरीब आरोप प्रत्यारोप है। मुद्दे के आधार पर चुनाव में आना चाहिए। किसी को अपशब्द बोल के, गाली बोल के, मोदी जी को कटघरे में खड़ के आप चुनाव में नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। सर मानना चाहिए कि 2014, 2019 2 चुनाव निपट गए जहां पे आपको प्रतिपक्ष का नेता बनाने लायक जनता ने नहीं समझा। मोदी जी की मेहरबानी से प्रतिपक्ष के नेता बन रहे हो, उसके बाद भी समझ नहीं है, तो ये अपने आप में आश्चर्य। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की इस बार बम्पर जीत हुई है, तो क्या ये कि जो लोकसभा चुनाव चल रही है उसमें मदद मिलेगी? मोदी की गारंटी लागू पड़ती है। 100 दिन नहीं, 90 दिन के अंदर में विष्णुदेव साय जी ने धान का भी पैसा दे दिया, आपके मैदानी मंडल में 1000 रुपये खाते में भी डाल दिया। तो एक विश्वसनीय सरकार, सुशासन। आपका कोल का हमने आरोप लगाया था 540 करोड़ रुपए का, उसको ऑनलाइन कर दिया कि पारदर्शिता पूर्ण जो है वो कोल का वितरण होना चाहिए। तो ये सरकार चल रही है, और ईमानदार सरकार कैसे चल सकती है? विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आप देखेंगे, और अभी देख रहे हैं आप कि जो कहा वो किया। आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री और सामान्य और OBC से डिप्टी CM, क्या ये रणनीति थी बीजेपी की चुनाव को लेकर? देखो, योग्यता के आधार पर जो है विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं। विष्णुदेव साय जी 4-5 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अनेक बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। उनकी चाहे प्रशासनिक क्षमता हो, चाहे सांगठनिक क्षमता हो, इसको हमने नजदीक से देखा है। तो ऐसा नहीं है, उनकी योग्यता, उनका काम करने का तरीका, उनकी लोगों को एक करने की क्षमता, वो आधार है कि वो मुख्यमंत्री कर। जाति तो आंतरिक, कोई आदिवासी होगा, कोई पिछड़ा वर्ग होगा, कोई अनुसूचित जाति होगा। लेकिन ये भी गर्व की बात है कि प्रदेश के अंदर में पहले असली आदिवासी नेता बने, उनको भी हक मिला। एक बड़ी संख्या है छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो मोदी जी ने एक अधिकार दिया उनको। अगर जाति का दृष्टिकोण से देखेंगे, उनको भी काम करने का अवसर दिया उनकी योग्यता के आधार पर। तो अच्छा किया ना, होना चाहिए देश के अंदर। राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, दोनों कितना प्रभाव डालेगा इस बार के चुनाव में? पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे हैं, भारत कहाँ जोड़ेंगे? पार्टी टूट रही है, बिखर रही है। अब वो किसी नेता ने कल परसों, मैंने पेपर में पढ़ा कि वो कार्यकर्ताओं की छटनी करेंगे, तो मैंने बचे कहाँ है जो छटनी करूँगा? जो है उसको संभाल लो भाई। छटनी तो हो चुकी है। अच्छे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि ये देश सनातन के साथ में जुड़ा रहे, ये देश अध्यात्म के साथ में जुड़ा रहे, तो ऐसे सारे लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो अच्छे नहीं थे क्या? अच्छे थे, तभी तो आपने इतने पदों से उनको अलंकृत किया था। तो सारे लोग आ गए भारतीय जनता पार्टी में, तो कांग्रेस का समाप्ति की ओर। एक आखिरी सवाल सर, क्या सच में इस बार अगर बीजेपी जीत कर आती है तो संविधान खतरे में होगी?
संविधान का सौगंध खाके प्रधानमंत्री जी ने वहां प्रवेश। भारत का संविधान है वो आने वाले आदिकाल तक के जारी रहेंगे और संविधान का सम्मान करके इस देश को प्रधानमंत्री मोदी से चला रहे हैं। ये जो है लोगों के बयान को जो है, अगर टेक्नोलॉजी आई है तो विकास के लिए आई है, उसका दुरुपयोग करके इस देश के अंदर भ्रम फैला रहे अपराध है, ये पाप है। इसको मैं पाप मानता हूँ, अपराध मानता हूँ, जेल के अंदर भेज देना चाहिए। जिस आदमी ने जो कहा नहीं उसको देश के सामने प्रस्तुत करना, इससे बड़ा अपराध नहीं मानता। और भारतीय जनता पार्टी संविधान का आदर करती है, सम्मान करती है। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान का हम आदर करते हैं और उसी के आधार पर हम दल भी चला रहे हैं और देश भी चला रहे हैं। जी सर, बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। जाते जाते हमारे माध्यम से दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सभी छत्तीसगढ़ वासियों को जय जोहार। आने वाला जो समय है वो छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर होगा और अभी भी बेहतर हो गया है। आप सब ने मिलकर डबल इंजन की सरकार बनाया। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, यहाँ विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री है। हमने मोदी की गारंटी को पूरा किया। आने वाले समय के अंदर में एक सुशासन कायम हो छत्तीसगढ़ के अंदर, अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ बने, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बने। इस ओर हमारी सरकार प्रयास कर रही है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। और आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि हम सब मिलकर जो है एक अच्छा वातावरण खड़ा करने में, एक विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के अंदर में हम सहभागी बने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। आप सुन रहे थे रायपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुनील सोनी जी को, जिनका कहना है कि 5 साल सांसद में रहते हुए कितना विकास हो पाया ये सब के सामने है और आने वाले जो 5 साल होने वाला है वो भारत के विकसित देश होने के लिए एक बहुत अच्छा रोड मैप तैयार करने वाला है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।